मैं हूं आपका दोस्त दिवाकर सुमन। अगर आप बिजनेस की पढ़ाई करते हैं, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हैं या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एज एन एम्प्लॉय वर्क करते हैं और इन फ्यूचर में आप स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, तो आज मैं जिस शख्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ उस शख्स की एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट और उनकी बिजनेस थ्योरी को आज हम लोग समझने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अगर अंत तक देखते हैं तो यह वीडियो आपके अंदर एक ऊर्जा भरेगी, आप इनसे बहुत ज़्यादा आज इंस्पायर होने वाले हैं। वैसे इस शख्स के बारे में मैं बता दूं, यह जो शख्स थे इनका जो माइंडसेट था, समझ जाइए, इनका जो माइंडसेट था वह गुजराती माइंडसेट था। लेकिन किस चीज़ का माइंडसेट? बिजनेस माइंडसेट। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के बारे में जो फोकस था वह जापानीज था। और सबसे बड़ी बात हम बता दें कि इनकी जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्टाइल थी वह अमेरिकन थी। बता दूं कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से इस महापुरुष का जन्म हुआ, जिन्होंने एक ऐसी स्टार्टअप खड़ी की थी जो सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपीज़ की स्टार्टअप थी और आज उस स्टार्टअप का लगभग 99 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन हो चुका है पूरे भारत के अंदर। अगर आप इस शख्स को जानते होंगे तो अच्छी चीज़ है, नहीं जानते तो मैं बता दूं कि मैं बातें कर रहा हूं रिलायंस कंपनी के फाउंडर धीरू भाई अंबानी जी की, जिनका नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी भी था। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका अमेरिकन स्टाइल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, फोकस ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ जापानीज, गुजराती बिजनेस माइंडसेट, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये बने और पूरे भारत के अंदर बवाल मचा दी। वैसे इनके बारे में बहुत सारी अनसुनी कहानियां हैं, उन सारे चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन डिस्कशन करने से पहले मैं बता दूं कि इनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चौरवाड़ में होता है। इनके पिताजी का नाम गोवर्धन अंबानी था। इनके पिताजी एक शिक्षक थे और इनके माताजी का नाम यमुना बेन था, जो इनकी माताजी एक गृहिणी थी। घर का जो स्थिति था कुछ खास स्थिति नहीं था और स्थिति घर का इतना दयनीय था कि इनके पिताजी एक साधारण शिक्षक होने के बावजूद भी घर के परिवार को पालन पोषण के लिए धीरू भाई अंबानी जी के साथ में भजिया बेचा करते थे। घर की स्थिति को इतनी दयनीय हो गई थी कि उस स्थिति को देखने के लिए घर का खर्चा अच्छे से चल पाए, उसके लिए धीरू भाई अंबानी ने केला बेचना स्टार्ट कर दिया। धीरू भाई अंबानी ने पकौड़ा बेचना स्टार्ट कर दिया। एक बार की बात है, हम लोग पढ़े हैं कि जब घर की स्थिति अच्छी नहीं थी तो धीरज लाल हीराचंद अंबानी ने एक धार्मिक मंदिर के सामने, जहां पर पर्यटक आते थे, वहां पर पकौड़ा बेचने लगे। जब उससे परिवार की जब पालन पोषण नहीं चली तो ये अपना घर द्वार को त्याग करके ये यमन चले जाते हैं और वहां पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। 2 साल जब इनके पेट्रोल पंप पे काम करते करते जब बीत जाती है तो इनकी योग्यता और हुनर को देखते हुए जो उसके ऑनर थे उस पेट्रोल पंप के, वे इन्हें मैनेजर बना देते हैं। इनकी एक लर्निंग में बता दूं कि जब उस पेट्रोल पंप पे हर कर्मचारियों को 25 पैसे में चाय मिलता था, तो ये उसी पेट्रोल पंप के बगल में एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे लोग बिजनेसमैन आया करते थे। ये वहाँ जाकर के 1 रुपए का पर कप चाय पिया करते थे। सोचिए, 25 पैसे का चाय मिलता था और ये 1 रुपए में जाकर के चाय पीते थे। इसलिए कि ताकि ऐसा कहा गया है
कि अगर आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वही इन्वायरमेंट आपको एक व्यक्तित्व बनाती है। अगर आप शराबी के साथ में रहते हैं तो इसमें 100% श्योर है कि आप शराबी बन जाएंगे। अगर आप एक शराबी व्यक्ति हैं और यदि आप एक अच्छे गुण वाले व्यक्ति के साथ में रहते हैं तो ये 100% गारंटी है कि आप एक अच्छा व्यक्तित्व बन जाएंगे। ये हमेशा 1 रुपये पे कर करके ये चाय पिया करते थे, इसलिए ताकि वहाँ पर जो भी बिजनेस माइंडसेट वाले लोग थे आकर के बैठा करते थे और उनसे ये सीखा करते थे किस प्रकार से बिजनेस व्यापार किया जाता है, क्योंकि इनका बचपन से ही एक बहुत बड़ा व्यापारी बनने का सपना था, ख्वाब था। आगे मैं बातें करूं तो ये 1958 में रिलायंस इंडस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, जहां पर ये सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ उस कंपनी में शुरुआत करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपीज। और आज इनकी रिलायंस इंडस्ट्री की नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो लगभग 99 बिलियन डॉलर है। सोचिए 15,000 रुपीज की स्टार्टअप, और जब स्टार्टअप किए थे तो उस स्टार्टअप में इनके ऑफिस जो था इनका, उस ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ 3 कुर्सी था, 1 टेबल था और 1 टेलीफोन था। 3 कुर्सी, 1 टेबल और 1 टेलीफोन के साथ इन्होंने 15,000 रुपीज से रिलायंस इंडस्ट्री को एज अ स्टार्टअप किया। और आज उसकी वैल्यूएशन की बात की जाए तो लगभग 99 बिलियन डॉलर था। और अगर इंडिया में बात की जाए, इंडियन करेंसीज की बात की जाए तो लगभग 17.60 लाख करोड़ रुपया। तो इनकी छोटी सी कहानी सीख देती है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसका सपना बड़ा है, अगर वे चाहे तो एक मड़ई से भी शुरुआत करे, क्योंकि बड़ी बड़ी ऑफिसेज मायने नहीं रखती हैं। अगर एक मड़ई से भी शुरुआत करे तो और चाहे तो बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। जिस प्रकार से इन्होंने 3 कुर्सी, 1 टेबल और 1 टेलीफोन के साथ शुरुआत की। आज हम लोग भी कहीं ना कहीं स्टार्टअप करते हैं तो सोचते हैं कि नहीं यार, हमारा पहले ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा। माइंडसेट बिजनेस का कुछ नहीं है, ऐसे बातें हम लोग करेंगे। माइंडसेट देखी जाए तो बिजनेस का कुछ नहीं है। मोनोपोली कहाँ क्रिएट करना है, किस प्रकार से हमको मार्केट में जो कस्टमर है उन कस्टमर को किस प्रकार से हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इस पर लोग फोकस नहीं करते। अधिकांशतः स्टार्टअप्स की मैं बात करूँ तो फोकस कहाँ होता है, हमारे ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा, हमारा ऑफिस कैसा रहेगा, उसमें कितने सीसीटीवी कैमराज लगेंगे, उसमें क्या होगा, कैसा चेयर होगा, कैसा सोफा होगा, इन सारी चीज़ों पर हम फोकस करते हैं। क्योंकि ये छोटी सी ये जो कहानियाँ हैं, इनकी जो जीवन में घटी हुई है सीख देती है कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा ही इन्वेस्टमेंट करे, सोच बड़ा रखे, दूरदर्शी सोच वाला हो, कस्टमर के प्रॉब्लम का सॉल्वर हो, तो उसको एक बड़ा स्टार्टअप बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। उसको बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। बाकी आगे मैं बातें करूं इनकी, तो वर्ष 2012 की मैं बातें करूं तो वर्ष 2012 में इनकी रिलायंस इंडस्ट्री में 85,000 कर्मचारी थे, जो अभी आई थिंक 2023 में लगभग 90,000 के अप्रोक्सीमेट में हो चुके हैं। और उस वक्त की मैं बातें करूं 2012 की, तो ये समझ जाइए कि पूरे भारत में 5% टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते थे। आगे बात करूं इनके बारे में, इन्हें वर्ष 2016 में व्यापार के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए और साथ ही साथ देश में महत्वपूर्ण सहयोग को देखते हुए इन्हें सर्वोच्च नागरिक के रूप में पद्म विभूषण द्वारा सम्मानित किया गया। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से 6 जुलाई 2002 को हो चुका है। आगे मैं बातें करूं उनकी, तो उनसे ऐसी 3 लर्निंग्स हैं जो लर्निंग देश की हर उन स्टार्टअप को सीखना चाहिए जो एज एन
हर एक स्टार्टअप को सीखना चाहिए, हर एक इन्वेस्टर को सीखना चाहिए, हर एक उन युवाओं को सीखना चाहिए जो इन फ्यूचर में स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं। हर उन इंस्टीट्यूट के संचालकों को सीखना चाहिए जो अपने इंस्टीट्यूट को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, और हर उन बिजनेस ओनर को, एम्प्लॉयज़ को सीखना चाहिए जो एक अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़े लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं। 3 लर्निंग की मैं बातें करूँगा बेसिकली। इनकी पहली लर्निंग कहती है कि भारतीयों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हम बड़ा सोचना ही भूल चुके हैं, और ये बात सही भी है। अगर आप जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर आप उस सोसाइटी में अगर बात करेंगे, आपके पॉकेट में 10 रुपया भी नहीं है, और अगर आप बात करते हैं कि मुझे करोड़ों रुपए कमाना है इन फ्यूचर में, तो उस फ्यूचर में पहली बात कि आपका मजाक उड़ाया जाएगा। तो ये कहते हैं कि आपकी पॉकेट में भले 10 रुपये ना हो, लेकिन बड़ा सोच रखिए, क्योंकि जिस दिन आप बड़ा सोच रखेंगे, उस दिन जाकर के आप बहुत बड़ा व्यक्तित्व बनेंगे। आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए, एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। जो आप देखिए कि ऐसी इंडिया के अंदर कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनिएगा तो आपको इतना पैसा आमदनी होगा, आप इतना बड़ा अपनी इंडस्ट्री को खड़ा कर सकते हैं जिसका कोई लिमिटेशन नहीं। लेकिन सोच कैसा होना चाहिए? सोच होना चाहिए बड़ा। सोच कैसा होना चाहिए? सोच होना चाहिए बड़ा। तो ये कहते हैं कि बड़ा सोचिए, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो यूथ हैं, ये बड़ा सोचना ही बंद कर दिए। अगली जो ये बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि देश का प्रत्येक युवा ऊर्जा का स्रोत है। बात भाई सही है, क्योंकि आज देखी जाए तो हमारे देश के अंदर लगभग 20 से 25% युवा है, लेकिन 20 से 25% यूथ होने के बावजूद भी हमारा जो देश है एक सुपर पावर कंट्री नहीं बन पाया। जिसका रीज़न, क्योंकि जो हमारे पास एनर्जी है, जो हमारे पास स्किल है, उस स्किल को हम राइट वे में यूज ही नहीं कर रहे। यूज कहाँ कर रहे हैं? तो रील पे क्या, चलिए बनाते हैं वीडियो, ठीक है, ठुमका लग रहा है। तो वही कहते हैं कि देश का हर युवा ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन कब ऊर्जा का स्रोत है जी? जब वे उस ऊर्जा को, जब वे उस एनर्जी को एक राइट वे में यूज करेगा तब। वही कहते हैं कि अगर देश का हर युवा ऊर्जा का स्रोत तभी हो सकता है जब वे अपनी एनर्जी को, जब वे अपनी आप को एक राइट वे में लेकर के चलेगा। बाकी अगली ये जो बातें करते हैं, कहते हैं कि शुरुआत करना बहुत जरूरी है। सोचिए, धीरू भाई अंबानी जी जो थे, इनकी सोच बहुत बड़ी थी। सोच क्या था कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना, और ये ना यमन गए होते, ना ही वहाँ से ये भारत आए होते। यहाँ पर आकर के इनके चचेरे भाई थे, उनके साथ ना ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किए होते, ना ही रिलायंस कंपनी स्टार्ट हुई होती। तो बताइए, सोचिए कि कैसे एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बन सकते थे। तो वही कहते हैं कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, उसका शुरुआत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आप के अंदर क्या डिसक्वालिटीज़ है आप उसको नहीं देख पाएंगे। आप अपनी डिसक्वालिटीज़ को तभी देख पाएंगे, आप गिरेंगे तो आप देखेंगे कि यार मैंने गलती कहाँ की है। आप गिरेंगे तो देखेंगे कि नहीं यार, मुझे इस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गिरने से मत घबराइए, कहते हैं कि गिरने से मत घबराइए। क्या घबराया? और क्या ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने जितना भी काम किया होगा सारे में सक्सेस ही होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो आप खुद को नहीं देख पाएंगे कि मैं कितने पानी में हूँ। अगर आप शुरुआत करेंगे तो आप खुद को देखेंगे कि मेरे अंदर क्या है, या मेरे अंदर किसकी ज़रूरत है। तो वही कहते हैं कि कोई भी काम करना हो, शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे।
बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो, उनकी लर्निंग जो भी आपने देखा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हर उस साथी तक पहुंचाने का प्रयास करें जो आपको लगता है कि उसे इस वीडियो की ज़रूरत है। बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।